मत डालिए। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चुनाव लड़ रही है, के बाद धर्म के नाम पे लड़ रही है। आप जाके ट्रेनिंग लीजिए पहले बीजेपी के कार्यालय में। अरे आप ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी ठीक है सिंह साहब, एके मिश्रा जी ठीक है। लेकिन बीजेपी बड़ी माहिर पार्टी है अमिताभ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्दा पंजाब का है, इन कैश वो उसको यूपी में करेंगे जी। आप इसको देखिए, उसका प्रभाव यूपी में पड़ेगा। हाँ। मुद्दा यूपी का होगा वो इनकैश करेंगे बंगाल में, मुद्दा बंगाल का होगा तो उसको वो 2024 में करेंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। विपक्षी पार्टियों को जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए उतने माइक्रो लेवल पे, ये फलसफा कभी मायावती जी की भी पार्टी देती थी, आज बीजेपी दे रही है। तो 80-20 का फलसफा बहुत क्लियर है, उसमें हिंदू मुसलमान हम इसकी बात नहीं करते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता की इमेच्योरिटी मानूंगा कि जो कि इन्होंने बोला है, इनके मुख्यमंत्री ने, इनके नेता ने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया और ये क्लियर कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का नहीं है। 80-20 की लड़ाई सीधे है ननकू और रज्जाक की लड़ाई। पॉपुलेशन हमारे साथ 80% हाशिए पे रहने वाले हिंदू मुसलमान नाम नहीं लिया। अरे मान्यवर सुन लीजिए, सपने में आ रहे तो आप मान्यवर सुन लीजिए, नाम नहीं लिया मैंने, मैक्सिमम पॉपुलेशन दिया है। मैंने तो हिंदू मुसलमान सबका नाम ही नहीं लिया सर। मैंने अबू आजमी का बयान कोट किया है, पॉपुलेशन के बेस पे 15% भारतीय की जनता बात की है। पार्टी चुनाव नहीं लड़ हमने रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी का कुछ और है। आप मैंने अपनी बात नहीं कही है, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह। पॉलिटिक्स एक जीवंत मुद्दा है जिसमें ह्यूमन बीइंग और इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा है जिसमें फिजिक्स भी लगेगा, केमिस्ट्री भी लगेगा, सोशल साइंस भी लगेगा। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आज दो बड़ी चीजें सामने आई। एक तो मुख्यमंत्री का एक विस्तृत साक्षात्कार है, ये जो एएनआई के साथ उन्होंने बातचीत की, और आज ही अखिलेश यादव की एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इस चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये दो बड़े घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुए। उसमें एक सवाल जब मुख्यमंत्री से हुआ, योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि 80 और 20 की लड़ाई है। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव वास्तव में 80 और 20 की लड़ाई है? देखिए, अगर हम निष्पक्ष होकर एनालिसिस करें तो मैं समझता हूं कि लगभग 2014 के बाद से 7 साल गुजर गए हैं और विपक्ष अब तक अपने राइवल को यानी बीजेपी को और उनके क्रियाकलापों को, उनकी रणनीति को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि पीछे ये चुनावों में हार गए थे। मतलब अपने राइवल को ये समझ नहीं पाए थे जो इनको चुनौती दे रहा था। मैं ये मान के चलता हूं कि 7 सालों में विपक्ष, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अपने राइवल को अच्छी तरीके से उनकी रणनीतियों को समझ गए हैं। अब कुछ स्टेटमेंट देखिए, अभी जो रैली हुई अखिलेश यादव जी की, ध्यान से थोड़ा इसको सुनिएगा। उन्होंने बोला जी हम सोशल मीडिया के लिए तैयार नहीं है, वर्चुअल रैलीज वगैरह के लिए। खुद लाख रुपए का मोबाइल फोन छोटे छोटे गली के नेता रखते हैं और वर्चुअल रैली के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि ना वो अपने राइवल को समझ पाए हैं, न बदले हुए राजनीतिक परिवेश, जो भारतीय राजनीतिक परिवेश का बदला हुआ रूप है, टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, वो ना तो तैयार है, ना समझ पाए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने बोला कि भाई भगवान श्री कृष्ण हमारे सपने में आए, उन्होंने बोला कि आपकी सरकार बनने वाली है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तो अपने परम मित्र सुदामा के सपने में नहीं आए, उनकी मदद नहीं की, तो आपकी मदद क्या करेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद क्या करेंगे? ठीक बात है, दोबारा आएंगे आपके पास। एक लाइन और सुन लीजिए, एक लाइन और सुन लीजिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न च मनोरथे, जो आपने संस्कृत में बोला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो सपने में देखने से नहीं होता है, अपने राइवल को समझिए और तैयारी करिए। ठीक करा है, आवाज तो बहुत साफ आ रही थी। प्रशांत उमराव, सवाल छोटा है लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत बड़ी है। आपसे मैं पूछ लूं एक बार, फिर मैं भी इस पर अपना वो रखूंगा कि मैं क्या समझा कि योगी जी 80-20 में क्या रेफर कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, योगी आदित्यनाथ 80 और 20 जब बोल रहे हैं तो वो क्या चीज रेफर कर रहे हैं? कि देश की बहुसंख्यक जनता, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है देश की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने उन्नाव में भाषण दिया था
कि अगर 15% मुसलमान एकजुट हो जाए तो हम 85% हिंदुओं को सबक सिखा सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। तो अगर ये ओबीसी 80 और 20 की बात करते हैं उसमें गलत क्या है? अगर वो 15% एकजुट करने की बात करते हैं तो हम भी 80% को एकजुट करने की बात करते हैं। आप अगर जिस लाइन पे चुनाव लड़ने की बात करेंगे हम भी उसी लाइन पे आपको जवाब देंगे। और जो देश की जनता है, जो बहुसंख्यक जनता है, इस बात को समझ रही है किस तरीके से तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की है, उसका जवाब जनता देगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब देखो, अब बात क्लियर हुई। प्रशांत उमराव ने बहुत हद तक चीजों को साफ किया। मैं इसको और ज्यादा साफ कर दूं, योगी जी का रेफरेंस था 80% हिंदू आबादी वर्सेज 20% मुस्लिम आबादी। 20 उन्होंने बता दिया था, उत्तर प्रदेश में 17 के आसपास है, ये रेफरेंस था, ठीक है ना। प्रशांत ने उसको कुछ सीमा तक अबू आजमी के जरिए खोला, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल खोल दिया। AK मिश्रा, आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस धरातल पर लड़ा जाएगा अंततः 80 और 20, एक तरफ 80 एक तरफ 20? जिस हिसाब से बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मैं तो वो नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलूंगा भाई 80-20 का मतलब है ननकू और रज्जाक की लड़ाई है। मैं किसी जाति और धर्म का नाम नहीं लूंगा। अब अमिताभ जी, 80-20 का मतलब है ननकू और रज्जाक की लड़ाई है। मैं किसी जाति और धर्म का नाम नहीं लूंगा। अब अमिताभ जी, दो मिनट मुझे दीजिएगा, बड़ा मजेदार डिस्कशन है। अब है क्या, देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था पहले सेशन में कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम उस पर बात करते हैं। बीजेपी 7 सालों में बीजेपी ने किया क्या? कुछ ननकू को तोड़ के अलग कर लिया, कुछ रज्जाक को भी तोड़ के अलग कर लिया, और ननकू और रज्जाक को नहीं तोड़ा तो ननकुआइन और रज्जकाइन को जरूर तोड़ के कुछ न कुछ चाहे 2% ही अपने तरफ मिलाया हो, मिला लिया है। तो 80-20 का ये जो फलसफा है, ये फलसफा कभी मायावती जी की भी पार्टी देती थी, आज बीजेपी दे रही है। तो 80-20 का फलसफा बहुत क्लियर है, उसमें हिंदू मुसलमान हम इसकी बात नहीं करते हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता की इमेच्योरिटी मानूंगा कि जो कि इन्होंने बोला है, इनके मुख्यमंत्री ने, इनके नेता ने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया और ये क्लियर कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का नहीं है। 80-20 की लड़ाई सीधे है ननकू और रज्जाक की लड़ाई। पॉपुलेशन हमारे साथ 80% हाशिए पे रहने वाले हिंदू मुसलमान नाम नहीं लिया। अरे मान्यवर सुन लीजिए, मान्यवर सुन लीजिए, नाम नहीं लिया मैंने, पॉपुलेशन दिया है। मैंने तो हिंदू मुसलमान सबके नाम ही नहीं लिया सर। मैंने अबू आजमी का बयान कोट किया है। पॉपुलेशन के बेस पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुछ और है। आप मैंने अपनी बात नहीं कही है, आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चुनाव लड़ रही है, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ रही है। आप जाके ट्रेनिंग लीजिए पहले बीजेपी के कार्यालय में। अरे आप ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सिंह साहब, AK मिश्रा जी, ठीक है। इस तरीके के बयान हम सुनते भी नहीं है, हमने इधर से सुनते उधर से निकाल भी देते हैं। और ननकू और रज्जाक तो हमारे साथ है, लेकिन पंडित जी भी हमारे साथ, ये भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र। और लेकिन बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और चुनाव में केमिस्ट्री चली और अर्थमेटिक फेल हो गया। इसलिए मैंने सवाल पूछा था, ऐसा नहीं कि यूं ही हवा में कोई हल्का फुल्की बात पूछ दी। AK मिश्रा, आपको क्या लगता है, केमिस्ट्री प्रिवेल करेगी या मैथमेटिक्स? देखिए, बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल है। सबने, किसी ने केमिस्ट्री, किसी ने मैथमेटिक्स बोला। बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट, ना तो ये केमिस्ट्री का जो है सब्जेक्ट है, ना ये आपका मैथमेटिक्स का है। पॉलिटिक्स एक जीवंत मुद्दा है जिसमें ह्यूमन बीइंग और इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा है जिसमें फिजिक्स भी लगेगा, केमिस्ट्री भी लगेगा, सोशल साइंस भी लगेगा। पॉलिटिक्स एक जीवंत मुद्दा है जिसमें ह्यूमन बीइंग और इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा है जिसमें फिजिक्स भी लगेगा, केमिस्ट्री भी लगेगा, सोशल साइंस भी लगेगा, साइकोलॉजी भी लगेगी। और बीजेपी इसमें बड़ी माहिर है। बीजेपी के लगातार जीत का मतलब यह है, जो मैंने शुरू में बोला, कि विपक्ष 7 सालों में अभी भी अपने राइवल को, अपने प्रतिद्वंदी को समझ नहीं पाई है। ये केवल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एस्टेट जो निर्जीव साइंस है उसमें उलझे पड़े हुए हैं। और बीजेपी चूंकि जानती है ये ह्यूमन बीइंग का मुद्दा है पॉलिटिक्स, तो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग, जीनोम लेवल पर जाकर के अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, इसलिए वो जीत जाती है। ये बहुत माइक्रो लेवल का डिफरेंस है और पहली बार किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है।
केमिस्ट्री राजनीति में जब हम कहते हैं राजनीति का रसायन शास्त्र, तो वो जीवंत हो जाता है। रसायन शास्त्र किसका? समाज का, ठीक है ना, इसलिए वो जीवंत हो जाता है। वो परखनली वाला रसायन नहीं रहता, वो जनता परखनली है, तो स्वाभाविक है, सब जीवंत है उसमें। सरल शब्दों में आचार संहिता का अर्थ बता दे, बाकी तो बहुत वो लेंदी वो है दस्तावेज, उसको पढ़ते पढ़ते आदमी झपकी भी ले सकता है, एक वो इतना लंबा दस्तावेज है। लेकिन सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि थाना हो, कोतवाली हो, तहसील हो, सचिवालय हो, ये जो भी सरकार का वो होता है तंत्र, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से हट जाता है, फिर वो नियंत्रण में आ जाता है चुनाव कराने वाली एजेंसी यानी चुनाव आयोग के अधीन। अब दरोगा जी का ट्रांसफर प्रशांत उमराव कहने से नहीं होगा, ये सरल भाषा में बता रहा हूं। अब ट्रांसफर होगा तो चुनाव आयोग उस पर निर्णय करेगा, मुख्य बात इतनी है। और राजनेता इस आचार संहिता का खास तौर पर वो राजनेता जो सत्ता पक्ष में कुछ बवाल करना चाहते हैं वो लोग, और या बाकी भी लोग थोड़ा आचार संहिता का इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि आचार संहिता लग जाने के बाद सरकार का थोड़ा दबाव कम हो जाएगा, थोड़ा एटीज हो जाएंगे। मिश्रा जी ठीक बात है ना, इसीलिए राजनेता आचार संहिता का इंतजार करते हैं कि भाई फिर कम से कम कलेक्टर कप्तान का डंडा थोड़ा सा कम हो जाएगा, पॉलिटिकल मूवमेंट कम हो जाएगा उसमें, फिर जो कुछ होगा वो फिर आयोग तक उसकी शिकायत जा सकती है। एक अपीलिंग अथॉरिटी है आयोग। तो क्या फर्क आप देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक तौर पर आप अभी कुछ हलचल देख रहे हैं मिश्रा जी, या ये हलचल टिकट अनाउंस होने के बाद है? नहीं, हलचल अभी नहीं। उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा हृदय स्थली है चुनाव का कि 5 साल तक हलचल होती रहती है। यहाँ पे जो विपक्ष के लोग भी हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 5 सालों में देखिए, क्या अखिलेश यादव जी ने चुनाव की चर्चा नहीं की, रैली की चर्चा नहीं की, या अगले चुनाव की चर्चा नहीं की, मायावती वगैरह की भी। अब ये डिक्लेयर हो जाने के बाद अब ये लोग ग्राउंड लेवल पे एकदम जैसे बोलते हैं ना, युद्ध क्षेत्र में दुंदुभी बज गई है, दुंदुभी बज गई है। अब तलवारें और कटारें जो है टकरानी शुरू हो जाएंगी। अब ओपन परमिशन शंखनाद हो गया है पांचजन का कि आप लोग युद्ध करिए, जिसके पास जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, निकालिए और चलाइए। इंदिरा गांधी के समय में सारा विपक्ष एक ही झंडा लेकर चलता था, 70s के दौर की बात। इंदिरा गांधी हटाओ, नारे भी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपनी रणनीति चुना और हर बार मुंह की खाता था विपक्ष। क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ जब ये 200 नारे लोकदल वाले और जनसंघ वाले लगाते थे तो वो आके इंदिरा जी का मुझे एक भाषण याद, वो कहती थी, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। जनता कहती थी इंदिरा जी के साथ चलो। क्या आपको लग रहा है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ ये करते करते मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान निकल गए, वहां भी बोले मोदी हटाओ, हमारी मदद करो? क्या आपको लगता है ये कहीं एक पॉलिटी, ये दोषपूर्ण रणनीति है? इससे मोदी माइक्रो लेवल जी अमिताभ जी यही चीज समझने की जरूरत है जो मैं विपक्ष के लिए बोलता हूँ। वो ये है कि जब आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं तो आपका पॉलिटिकल गोल या एरिना बहुत लिमिटेड हो जाता है। आप मोदी के पीछे या इंदिरा के पीछे भागेंगे तो आप न विकास की बात कर पाएंगे, न जनता के मुद्दों की बात कर पाएंगे। हर रैली में केवल एक ही नाम लेंगे, 2 शब्द का मोदी मोदी या 3 शब्द का इंदिरा इंदिरा। तो आप अपना मैसेज पहुंचा नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है विपक्ष की पार्टियों का, और ये इनको समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में कभी भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत होने पे आप अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, संकीर्ण कर लेते हैं। ब्रॉडर लेवल का जो आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए, समाजवाद अपने आप में बहुत बड़ा जो है आइडियोलॉजी है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि समाजवाद का मतलब इन्होंने केवल मोदी बना दिया है। कांग्रेस की अपनी बहुत बड़ी आइडियोलॉजी और इतिहास है, लेकिन आज के डेट में कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? एंटी मोदी है। तो इस चीज को समझना चाहिए। मैं बोलता हूं कि व्यक्तिगत कभी भी नहीं होना चाहिए, आप अपना ही नुकसान करेंगे। सर्व समाज की, पूरे भारतवर्ष की आप बात करिए,
न कि एक आदमी की बात करिए। जी ठीक बात। मैं तीनों राजनीतिक पार्टियों के अपने मित्रों को धन्यवाद कहूंगा, प्रशांत उमराव को, फखरुल हसन साहब को और विकास जी को। ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे। मिश्रा जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में जब चुनाव होगा तो उसमें पंजाब में जो घटना घटी थी और जिस ढंग से उस घटना का एक चित्रण बीजेपी ने किया देश भर में, आपको लगता है कि वो एक बड़ा मुद्दा खुद अपने में अकेले वो घटना होगी? बाकी सब मुद्दे एक तरफ, वो घटना एक तरफ, और बीजेपी उसको आखिरी वोट तक जिंदा रखना चाहेगी? जी, पंजाब में जो घटना घटी और बीजेपी ने जो उसको चित्रित किया, यहाँ पे इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब बीजेपी के लिए कोई अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पीछे कारण है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की जड़ें बड़ी कमजोर हैं, उसके नेचुरल रीजन है। साउथ इंडिया हो गया, बंगाल हो गया और इंक्लूडिंग पंजाब। लेकिन बीजेपी बड़ी माहिर पार्टी है अमिताभ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्दा पंजाब का है, इन केस वो उसको यूपी में करेंगे। आप इसको देखिए, उसका प्रभाव यूपी में पड़ेगा। मुद्दा यूपी का होगा, वो इनकैश करेंगे बंगाल में। मुद्दा बंगाल का होगा तो उसको वो 2024 में करेंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। विपक्षी पार्टियों को जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए उतने माइक्रो लेवल पे। देखिए, आपने एक बड़ा उम्दा सवाल पूछा था कि इंदिरा गांधी या मोदी के खिलाफ फर्क क्या है। इस चीज को अमिताभ जी समझिएगा, आप विद्वान पत्रकार हैं। राम के खिलाफ पूरी दुनिया थी, महाभारत में कृष्ण के खिलाफ पूरी दुनिया थी। सिद्धांतों के खिलाफ या फेवर में कोई नहीं था। और स्वयं कृष्ण न अर्जुन के फेवर में थे न दुर्योधन के खिलाफ थे। वो या तो सिद्धांत के फेवर में थे या सिद्धांत के खिलाफ थे। इस चीज को ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ये केवल या तो व्यक्ति के फेवर में है या व्यक्ति के खिलाफ में है। होना ये चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को कि सिद्धांतों के खिलाफ आप या तो रहिए या सिद्धांतों के फेवर में रहिए। सिद्धांत यानी वो मुद्दे तो इन लोगों ने मोदी या इंदिरा के विरोध में गायब कर दिया। तो बीजेपी कहीं पे भी काम करे, मैं आपको एक चीज और एश्योर करता हूं, अफगानिस्तान में अगर टीके भेजे हैं या अमेरिका में कोई चीज भारतीयों ने किया तो उसका भी फायदा बीजेपी लेती है। बीजेपी एक इतनी माहिर खिलाड़ी बन गई है, 5000 साल पहले जो घटना हुई थी उसका भी फायदा आज के चुनाव में लेती है। उदाहरण राम मंदिर। तो भाई मिश्रा जी, ये बाकी दलों को रामायण महाभारत पढ़ने से किसी ने रोका है क्या? ये लोग भी पढ़े, इनको ये लोग क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, रोका नहीं है। उसके पीछे कारण है कि उनके जो सलाहकार हैं या गुरु है वो अग्निहोत्री या ए.के. मिश्रा जैसे नहीं है। सबसे बड़ी कमी यही है। जिस दिन वो कांटेक्ट कर लेंगे उनको भी हो जाएगा। नहीं, एक बड़ी बात है, जो बात ए.के. मिश्रा जी ने कही उसमें एक बड़ी वो है। एक गुजरात में जब चुनाव था तो जितने लोग गुजरात से संपर्क रखते थे, वहां की राजनीति को देख रहे थे, वो जान रहे थे बीजेपी बहुत बुरी फंसी है और अगर बीजेपी गुजरात लूज करती तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये अपना मणिशंकर अय्यर की एक टिप्पणी को वोट से 2 दिन पहले मोदी ने पिक किया और गुजरात का चुनाव पलट गया। एक टिप्पणी पर, एक कुछ टिप्पणी आ रही, जरा देख ले। अखिलेश जी कुछ कह रहे था कि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फ्रंट की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए।